We are back once again with another chapter for JEE and NEET, and this is Gauss's law. Since as I already mentioned कि we are not going according to NCERT, जिसमें electrostatics में it is all covered all the electric charges and fields along with Gauss's law. Rather हम लोग Gauss's law को as a separate chapter, since it is a really vast topic in its own, को cover करेंगे. So here is for Gauss's law. यहाँ पे basically since जो हम लोग देखते हैं कि electric field सिर्फ एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी कैलकुलेशंस रियली में कुछ केसेस में डिफिकल्ट हो सकती हैं. तो इन्हीं कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग गॉसेस लॉ का यूज कर सकते हैं. लेकिन गॉसेस लॉ सिर्फ उन्हीं सिचुएशन में काम आती है जब हमारा सिस्टम हाईली सिमेट्रिक हो. इसका मतलब अगर मैं बात करूं सिमेट्री क्या होती है, तो ऑब्वियसली इन दिस यूनिवर्स देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ सिमेट्रीज. लेकिन इफ यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक अ सर्कल, समथिंग लाइक हमारे पास एक सर्कल है, तो हम लोग बोलते हैं दिस इज सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट ओ. यानी कि आप इस सर्कल को अगर इस एंगल से रोटेट करते हो देन इट स्टिल लुक्स द सेम. अगर हम लोग बात करें एक सिलेंडर की, इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ सिलेंडर, अगर हम इसे रोटेट करते हैं समथिंग इन दिस डायरेक्शन, तो with through whatever angle you are rotating it still looks the same. So we say that these kind of objects have symmetry. अगर इसी को मैं कुछ ऐसे tilt कर देता हूँ in somewhat this sort of manner, but then what is happening, इसकी shape change हो जा रही है, so it is not symmetric in this form. यूनिवर्स में बहुत सारी kind की symmetries exist कर सकती हैं. So Gauss's law उन situation में काम करता है, and Gauss's law उन situations में electric field को explain कर सकता है जब हमारे पास सिस्टम हाईली सिमेट्रिक हो. दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. एंड सच काइंड ऑफ सिस्टम लाइक यू हैव अ स्फीयर, so this is really a highly symmetric situation, क्योंकि एक sphere through whichever angle you are rotating it still looks in the same form, right? That is the thing. तो अगर हम लोग अब बात कर लें Gauss's law exactly में है क्या, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए we need the concept of an electric flux. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर बात करें, सो बेसिकली अगर हम लोग कोई भी बॉक्स लेते हैं, यहाँ पे से वी हैव अ क्यूब और समथिंग, यहाँ पे हमारे पास एक क्यूब है, एंड फिर व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज कि अगर मैंने इस क्यूब के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज क्यू रखा है, सो वी नो कि इस क्यूब के ऑल साइड से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब से बाहर निकलेंगी फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. अगर मैंने यही एक पॉजिटिव चार्ज की जगह एक नेगेटिव चार्ज इस क्यूब में प्लेस किया है, तब क्या होगा कि बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस क्यूब के अंदर इंटर करेंगे फ्रॉम ऑल द डायरेक्शंस. तो ये जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस जो कि एग्जिट करेंगी या फिर इंटर कर रही है इनसाइड दिस क्यूब, अगर इन्हीं नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की मैं एक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट दे दूं, देन दैट इज आवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स. It is nothing but just a measure of how many field lines are entering or exiting this kind of cube. And since यहाँ पे हम लोगों ने एक क्यूब इसलिए लिया है क्योंकि एक क्यूब एक क्लोज्ड सरफेस होता है, एंड गॉस लॉ जब भी हम लोग यूज करते हैं तो उसमें एक क्लोज्ड सरफेस के लिए यूज करते हैं. सरफेस क्लोज नहीं होगा, देन विल डिस्कस द सिचुएशन ऑफ दैट. यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, क्या होगा कि अगर हमारे पास इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, इस क्यूब के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, बट रादर हमारे पास एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, से कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि एक्सटर्नल है. तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे क्यूब रखा हुआ है. जितनी फील्ड लाइंस एज वी नो, जितनी फील्ड लाइंस इस साइड ऑफ द क्यूब से इस क्यूब को इंटर करेंगी, उतनी फील्ड लाइंस इस साइड से लीव कर देंगे. तो यहाँ पे जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग या फिर नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग दिस सरफेस इज ऑब्वियसली जीरो. तो जो फील्ड लाइंस का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे, नेट फील्ड लाइंस क्या है, ये जीरो है. सो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई भी स्पेसिफिक फील्ड लाइन अगर इंटर कर रही है तो वो यहाँ पे इस केस में लीव भी करेगी. मतलब अगर इस क्यूब के अंदर, इस क्लोज सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज प्लेस्ड नहीं है, तो यहाँ पे द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज जीरो, अगर ये फील्ड एक्सटर्नल है किसी दूसरे चार्ज की वजह से. वहीं अगर ये सिचुएशन में इसमें एक पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो अगर यहाँ पे एक्सटर्नल फील्ड भी है तो ये सारी जो भी फील्ड लाइंस एक साइड से इंटर करेंगी दूसरी साइड से निकल जाएंगी. लेकिन एडिशनली इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से और फील्ड लाइंस यहाँ से ओरिजिनेट करेंगी एंड बाहर निकलेंगी.
तो इन दिस केस हमारी जो नेट फील्ड लाइंस होंगी ये नॉन जीरो होंगी। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली नथिंग बट अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग या फिर लीविंग अ क्लोज सरफेस। इस क्यूब की जगह हम लोग एक स्फीयर भी कंसिडर कर सकते हैं, एक क्यूबॉइड भी कंसिडर कर सकते हैं। क्या होगा, हमारे पास एक क्लोज सरफेस है जिसमें एक पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज दोनों रखे हुए हैं ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब नेट चार्ज इनसाइड दिस इज जीरो। तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि जो फील्ड लाइंस होंगी ये पॉजिटिव चार्ज को लीव करेंगी एंड फील्ड लाइंस नेगेटिव चार्ज पे इंटर करेंगे। सो बेसिकली यहाँ से एक फील्ड लाइन लीव करती है तो ये वापस यहाँ से ट्यूब के अंदर इंटर भी करेगी। जितनी लाइंस लीव करी है उतनी इंटर कर रही है, जितनी इंटर कर रही है उतनी लीव कर रही है। तो बेसिकली यहाँ पे भी जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होता है ये नॉन जीरो होता है। सो यहाँ से हम लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक सॉरी दैट इज जीरो। मतलब हम लोग बेसिकली क्या कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सिंस हमारी फील्ड लाइंस लीव कर रही हैं सो वी से कि यहाँ पे एक पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, यहाँ पे फील्ड लाइंस जो नेट नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही हैं सो वी से कि यहाँ पे एक नेगेटिव फ्लक्स है। नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव फ्लक्स होता है क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइंस रादर इंटर कर रही हैं। इस केस में जो हमारा फ्लक्स होता है ये जीरो होता है क्योंकि जितनी लाइंस इंटर करी है उतनी लीव कर रहे हैं, इसमें भी जितनी इंटर करी है उतनी लीव कर रही है। तो जो हमारी नेट फ्लक्स होगा द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी जीरो होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोगों ने कुछ ऐसे इन टर्म्स ऑफ फील्ड लाइंस तो डिस्क्राइब कर लिया। नाउ विल गिव अ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स and try to then relate it with Gauss's law. But first of all let me pause. So from here we have realized कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये बेसिकली नेट चार्ज इनसाइड अ क्लोज सरफेस के इक्वल होता है। अगर हमारा सरफेस क्लोज नहीं है तब उस केस में जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है एक एक्सटर्नल फील्ड की वजह से भी नॉन जीरो हो सकता है। सेम हमारे पास यहाँ पे एक कोई भी सरफेस है जिसमें से यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करती हैं। सिंस इस सरफेस के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, रिमेंबर दिस सरफेस इजंट क्लोज्ड। यहाँ पे हम लोगों ने एक प्लेनर शीट ले ली है एंड हेयर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वी नो कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसको पियर्स करेंगी। सो यहाँ से हम लोग बेसिकली क्या बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है यहाँ पे नॉन जीरो है। लेकिन मोस्टली केसेस में जब हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करेंगे, हम लोग जो भी केसेस में गॉसेस लॉ यूज करेंगे वहां पे surface closed होगा, but in case of a non-closed surface electric flux is non-zero in this case। जब बात आ जाती है closed surface की, सिर्फ उन केसेस में ही अगर हमारे अंदर surface के अंदर जो नेट चार्ज वो जीरो है तब क्या होगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो के इक्वल होगा। सो वी कैन सी फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज का, नॉट चार्ज का बट नेट चार्ज का साइन कितना है, साइन क्या है पॉजिटिव या नेगेटिव, इसके अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स पॉजिटिव या नेगेटिव होता है, दैट इज आउटवर्ड या फिर इनवर्ड होता है। एंड ऑल्सो जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये इस ऑब्जेक्ट या फिर इस क्लोज्ड सरफेस के एरिया पे डिपेंड नहीं करता है या फिर साइज पे डिपेंड नहीं करता है। से यहाँ पे हमारे पास जो अमाउंट का चार्ज है इनसाइड दिस ऑब्जेक्ट, फिर हम अगर हम लोगों ने क्या किया कि यहाँ से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, एग्जिट कर रही हैं दिस क्लोज सरफेस, इसकी मैपिंग कर ली। फिर हम लोगों ने क्या किया कि इसी सरफेस को इंक्रीज कर दिया, यानी कि अब इसका एरिया इंक्रीज हो गया, इस क्लोज सरफेस का वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। हम लोगों ने उतना ही चार्ज इस इंक्रीज से क्लोज सरफेस में रखा। वी नो इवन इफ अगर इसका एरिया इंक्रीज हो जाएगा लेकिन सिर्फ ये चार्ज सेम है, बेसिकली हम लोग क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे एरिया इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है इससे मैटर नहीं करेगा, अभी भी उतनी ही फील्ड लाइंस, क्योंकि फील्ड लाइंस इस ऑब्जेक्ट की कोई प्रॉपर्टी नहीं है, फील्ड लाइंस आती हैं इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, तो अभी भी उतनी ही फील्ड लाइंस इस एरिया को एग्जिट करेंगी। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जो भी साइज होगा एरिया पे या फिर एज अ होल हम लोग साइज बोल सकते हैं, साइज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट या फिर साइज ऑफ दिस रादर क्लोज सरफेस पे डिपेंड नहीं करता है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, नेट चार्ज पे डिपेंड करता है, ये
चार्ज के साइन पे डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, इन दोनों प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा हमारा नेट चार्ज होता है, सी अगर मैंने उतने ही एरिया में क्या किया कि 2q अमाउंट का चार्ज रख दिया, तो ऑब्वियसली अब हम लोग जानते हैं और ज्यादा नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इस सरफेस को, क्लोज सरफेस को एग्जिट करती हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डबल हो जाता है। सो इट इज नथिंग बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट चार्ज इनसाइड दिस क्लोज सरफेस। तो ये हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कुछ प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम लोग सीधे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मैथमेटिकली हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय दिस लेटर, जो phi sub e है। यूजुअली आप कहीं कहीं देखोगे सिर्फ phi, बट इट इज रादर मोर कन्वीनियंट टू यूज द सिंबल phi sub e टू शो दैट ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, क्योंकि जब हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देखेंगे तो वहां पे यू विल हैव टू यूज देन phi sub b। दैट इज द रीजन टू नॉट कंफ्यूज इट विद इवन मैग्नेटिक फ्लक्स, हम लोग phi sub e यहाँ पे यूज करेंगे। So that thing we are just going to study in magnetism. अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वी हैव नोन सो मेनी प्रॉपर्टीज, इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ ये इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड कर रहा है, तो इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में इफ वी आर डिफाइनिंग इट विल बी वेरी कन्वीनियंट टू डिफाइन इट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड दैट इज द रीजन इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ हाउ मेनी फील्ड लाइंस आर पियर्सिंग थ्रू दिस क्लोज सर्फेस, इंटरिंग और एग्जिटिंग। यहाँ पे नेट फील्ड लाइंस की बात हो रही है। अगर किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, इसका मतलब ये नहीं उसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर का नेट चार्ज जीरो है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड उसमें प्लेस्ड हो सकते हैं। सो वी कैन नॉट एग्जैक्टली टेल व्हाट इज गोइंग ऑन द डिटेल्स ऑफ व्हाट इज इनसाइड द क्लोज सरफेस, लेकिन इसको हम लोग रफली एक रफ आइडिया दे सकते हैं। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, सिंस वी विल नॉट गो इन वेरी डीप, आई विल टेल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इसे हम लोग बोलते हैं थ्रू एनी क्लोज सरफेस है, थ्रू एनी सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नॉट जस्ट क्लोज थ्रू एनी सरफेस हमें चाहिए, तो उससे हमारे पास एक प्लेनर शीट है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटर करेंगे ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ वेक्टर ई। अगर इस शीट का एरिया वेक्टर ए है, नाउ अब हम लोग एरिया की बात करें जो कि बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है, एंड इसीलिए सिंस हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसे या इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसका हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी, लेकिन इसे स्केलर रखने के लिए वी हैव टू यूज द स्केलर प्रोडक्ट। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक एरिया वेक्टर लेते हैं जो कि इक्वल होता है, जिसका मैग्नीट्यूड हमारी एरिया ऑफ द शीट के इक्वल होगा, एंड इसका डायरेक्शन हम लोग आउटवर्ड, इसका डायरेक्शन हम लोग परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ शीट लेंगे, यानी कि प्लेन ऑफ शीट कुछ ऐसा है, तो इसके नॉर्मल हम लोग एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे, सो इन दैट डायरेक्शन। तो एरिया बेसिकली स्केलर है, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम लोग एक एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं विद मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द प्लैनेट शीट एंड अ डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द यूनिट वेक्टर जो कि नॉर्मल होगा शीट के प्लेन के। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये क्वेश्चन तब यूज होता है जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होती है, लेकिन इन केस इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं होती है, लेकिन डिफरेंट एरियाज के लिए डिफर कर जाती है, तब हम लोग एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया लेते हैं जो कि होता है हमारा डी वेक्टर ए। उसके लिए हम लोग डिफाइन करते हैं डी ऑफ फाई ई इक्वल्स वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, एंड फिर हमें बस क्या करना है, इसे इंटीग्रेट कर देना है, ताकि यहाँ से जब इवन इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, सो द इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट वेक्टर इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। सिंस ये इंटीग्रल हम लोग एक क्लोज सरफेस के लिए मोस्ट केसेस में करेंगे, यहाँ पे ये सरफेस क्लोज्ड नहीं है, सो रादर यहाँ पे इट विल बी नॉट कन्वीनियंट टू रादर राइट इट इन फॉर्म ऑफ अ क्लोज सरफेस, लेकिन गॉसेस लॉ में सारे इंटीग्रल क्लोज सरफेस के लिए होते हैं। दैट इज द रीजन वी कॉल यहाँ पे हम लोग एक लूप बना देते हैं ओवर दिस इंटीग्रल टू रिमाइंड अस कि ये इंटीग्रल एक क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रल हो रहा है। सो दिस इज व्हाट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, बट व्हाट आई प्रीवियसली सेड दिस माइट बी कॉन्ट्राडिक्टिंग द रिजल्ट्स दैट आई हैव जस्ट रिटन हियर, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, या इट इज ट्रू ये साइज ऑफ द हमारे सरफेस पे डिपेंड नहीं करती है, बट अगर हम लोग यहाँ पे इस एरिया को बढ़ा दें, जैसे हमारे पास एक सर्कल है, हमारे पास एक स्फीयर है जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज क्यों रखा,
फिर हम लोगों ने स्फीयर को डबल कर दिया, इसका रेडियस डबल कर दिया। सो बेसिकली क्या होगा यहाँ पे रेडियस डबल हो गया तो एरिया भी एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। रेडियस हम लोगों ने डबल किया, रेडियस डबल हो गया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो भी 4 टाइम्स से डिक्रीज कर दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड E/4 हो गया, एरिया 4A हो गया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज को इंक्रीज करने की वजह से भी दैट इज 4 × 1/4 1 हो गया, तो अभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है। तो इवन दो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर, लेकिन एरिया को इंक्रीज या डिक्रीज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज करता है अकॉर्डिंगली, एंड उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स साइज पे स्टिल डिपेंड नहीं करता है। नाउ लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल रब ऑल ऑफ इट, एंड उसके बाद हम लोग और थोड़ी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिस्कशन करेंगे। Alright, and now we are back once again, and अब ना I'll tell you rather कि अब हम लोग गॉसेस लॉ पे मूव करेंगे, सिंस हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फ्लक्स की इनफ डिस्कशन कर ली है। नाउ we'll really try to relate it with the charge inside a closed surface। लेकिन उससे पहले what I have to tell you is कि ये जो क्लोज सर्फेस अभी तक हम लोग इमेजिन कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोगों ने चार्ज को रखा है, ये सारे इमेजिनरी सर्फेसेस हैं। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डिस्कशन की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के आप सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड को रिलेट कर दो एक सिंगल लाइन से, एंड उन लाइंस की डेंसिटी रिप्रेजेंट करेगी स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इमेजिनरी लाइंस हैं, वैसे ही ये सारे सर्फेसेस भी इमेजिनरी सर्फेसेस हैं, एंड इन्हें हम लोग गॉसियन सर्फेसेस कहते हैं। तो ये बेसिकली एक गॉसियन सरफेस है। तो ये सारे सर्फेसेस इमेजिनरी हैं, ये रियल नहीं। ये काम आते हैं, सिर्फ मैंने बताया था गॉस लॉ तभी काम आएगा जब हमारी सिचुएशन में हमारे सरफेस क्लोज सरफेस हाईली सिमेट्रिक होगा, दैट इज द केस। एंड इसीलिए आप मोस्टली देखोगे जो भी आप गॉसियन सरफेस ड्रॉ करोगे फॉर सॉल्विंग द रिक्वायर्ड फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स, यहाँ पे यू कैन ईदर ड्रॉ दिस काइंड ऑफ थिंग, या फिर आप एक सिलेंडर ड्रॉ कर सकते हो, या फिर अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर और समथिंग लाइक दैट। सो दीज आर सम सिमेट्रिक क्लोज सर्फेसेस, यू डोंट ड्रॉ एनी इरेगुलर शेप्ड सर्फेस, दैट इज द रीजन, क्योंकि हमें सिमेट्री चाहिए इन द सिस्टम इन द सर्फेस। यहाँ से अगर हमें किसी भी पॉइंट पे से यहाँ पे कोई भी रैंडम चार्ज कन्फिगरेशन है, या फिर एक्चुअल में किसी बॉक्स या फिर किसी स्फीयर में हमारे एक चार्ज रखा हुआ है, एंड हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो वहां पे हम लोग गॉसेस लॉ को यूज करेंगे। हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, एक ऐसा काइंड का स्फीयर ड्रॉ कर सकते हैं। सिंस हमें पता है जब हम लोग एक ऐसा स्फीयर ड्रॉ करेंगे, सो बेसिकली क्या होगा, इस सर्कल से एट ईच एंड एवरी पॉइंट ये डिस्टेंस सेम होगा, दैट इज द रेडियस, जिसकी वजह से इन सारे पॉइंट्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। तो ये सिचुएशन हाईली सिमेट्रिक है, एंड दैट इज हम लोग गॉसेस लॉ अप्लाई करके इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली निकाल सकते हैं विदाउट डूइंग द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन, जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल कैलकुलेशंस में अभी तक कर रहे थे। बट व्हाट इज एग्जैक्टली गॉस लॉ, वो हमें चाहिए टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। तो कोई भी सिचुएशन में गॉसियन लॉ के लिए अप्लाई करने के लिए आपको एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, एक इमेजिनरी सरफेस। बट रिमेंबर दीज सर्फेसेस आर नेवर रियल, एंड यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट केसेस में डिफरेंट काइंड के गॉसियन सर्फेसेस बनते हैं, एंड मोस्टली आप देखोगे स्फीयर्स बनते हैं, एंड उसके अलावा यू कैन सी सिलेंडर्स बनते हैं। But remember, these are just imaginary surfaces, and these surfaces need to be highly symmetric. अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, राइट, व्हाट इज एग्जैक्टली गॉसेस लॉ। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इससे हमारे पास क्या है कि कोई भी चार्ज है, यहाँ पे मैंने एक चार्ज Q को रखा है किसी डिस्टेंस R पे किसी डिस्टेंस R पे से स्मॉल r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी क्रिएट करता है, वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R का स्क्वायर R कैप। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आउटवर्ड, नेगेटिव है तो इनवर्ड। हम लोग बस मैग्नीट्यूड वाइज देखते हैं, राइट। तो अब हम लोग क्या करेंगे, या फिर इसमें डायरेक्शन ले लेते हैं, इट विल बी रियली हेल्पफुल, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बेसिकली डॉट प्रोडक्ट कंप्यूट करना है फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हमें अगर एक्चुअल में यहाँ से इस पॉइंट से इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, मैंने क्या किया कि सपोज हम लोगों ने यहाँ पे गॉसियन सरफेस बना दिया,
अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, इस पॉइंट से सच दैट वहां पे एक वहां का जो गॉसियन सरफेस है इसका ये वाला पॉइंट इस पॉइंट को टच करे जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है। हम लोगों ने एक गॉसियन सरफेस बना दिया, इस गॉसियन सरफेस के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू ओवर आर स्क्वायर आर कैप के इक्वल है। इस पॉइंट पे एरिया कितना होगा, से हमारे पास एक इनफाइनाइटेसिमल एरिया है, डी वेक्टर ए हो गया, ये किसके इक्वल होगा, ये जो हमारे पास एरिया का एलिमेंट है डी ए टाइम्स में एन कैप, यहाँ पे एन कैप इज व्हाट, आर कैप की डायरेक्शन हम लोगों ने रेडियली आउटवर्ड ली। एंड सिंस मैंने आपको बताया था नॉर्मल टू द प्लेन, जब भी आप एक क्लोज सरफेस का देखो तो नॉर्मल टू द प्लेन, लेकिन इनवर्ड नहीं लेना, क्लोज सरफेसेस के लिए हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन इज द बेस्ट टू चूज। तो आउटवर्ड, सिंस आउटवर्ड ये एन कैप आर कैप सेम डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहे हैं, तो हम लोग इसको भी रादर आर कैप लिख लेते हैं। सो डी वेक्टर ए इज व्हाट, डी ए टाइम्स आर कैप। अगर मैं फ्लक्स थ्रू दिस कैलकुलेट करूं, पहले तो छोटा सा अमाउंट ऑफ फ्लक्स, तो दिस इज व्हाट वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। फिर मैंने क्या किया कि इसी को इंटीग्रेट कर दिया ओवर दिस एंटायर क्लोज सरफेस, एक ये गॉसियन सरफेस हम लोगों ने लिया। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज बेसिकली द सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, राइट, ये होगा। अब नोटिस करो कि यहाँ पे हमारे पास एक इतनी हाईली सिमेट्रिक, दिस इज जस्ट वेरी लकी थिंग जब हमें हाईली सिमेट्रिक काइंड के से सिचुएशंस मिलते हैं, कि यहाँ पे इस पॉइंट पे आप देख लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, नॉर्मल, एरिया वेक्टर इज नॉर्मल। इस पॉइंट पे देख लो सिंस हमारे पास ये चार्ज विद इन अ स्फीयर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ नॉर्मल, एरिया वेक्टर भी नॉर्मल। तो यहाँ पे पूरे स्फेरिकल गॉसियन सरफेस पे हर पॉइंट पे आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एंड हमारे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम है। यानी कि जो वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए मैंने लिखा है दिस इज नथिंग बट ई डी ए, जो कि कॉस थीटा तो 1 हो गया, कॉस थीटा तो 1 हो गया। सो एट एवरी पॉइंट, दो आपको ऑल केसेस में ऐसा नहीं मिलेगा कि सेम डायरेक्शन से डिफर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इस गॉसियन सरफेस के लिए दे आर द सेम। तो ये ई डी ए की इक्वल हो गया। अब मैंने इसको क्या लिखा, ई को लिख दिया फुल में दिस इज नथिंग बट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर का स्क्वायर हो गया, टाइम्स में हमारा डी ए हो गया। आर तो कांस्टेंट है, यहाँ पे आर तो हमारा कांस्टेंट है जिस डिस्टेंस पे हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, क्यू भी कांस्टेंट है, चार्ज तो चेंज नहीं करा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इटसेल्फ इज अ कांस्टेंट। इसको बाहर ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, क्यू बाई आर स्क्वायर हो गया। द सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी ए करो, मेरे पास एक छोटा सा एलिमेंट था जिसका मैंने अब इंटीग्रेशन कर दिया, सिंस ये मैंने पूरे क्लोज्ड पाथ पे किया है, यानी कि ये जो मैंने पूरे गॉसियन सरफेस लिया था, जब मैं इसका एक सरफेस इंटीग्रल करूंगा ऑफ दिस डी ए, तब ये इंटीग्रल इस पूरे गॉसियन सरफेस को कवर कर देगा, राइट, दैट इज व्हाट हैपनिंग, कि ये पूरे गॉसियन सरफेस को कवर कर रहा है। इसका मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, ये क्लोज इंटीग्रल ऑफ डी ए क्या हो गया, द एरिया ऑफ दिस एंटायर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस। ये कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यहां से देखो व्हाट इज स्पेशल, आर स्क्वायर से ये आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, एक सिंपल सा इक्वेशन मिला क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इस क्लोज सरफेस के थ्रू हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज व्हाट, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इतना हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आता है फॉर अ क्लोज गॉसियन सरफेस इस केस में। तो यहाँ पे सिंस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियसली पहले इलेक्ट्रिक फील्ड वाली कैलकुलेशन से पता थी, तो यहाँ पे क्लोज सरफेस है, स्पेरिकल सरफेस है ऑब्वियसली, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना आ रहा है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्या होगा अगर ये सरफेस ऐसे स्पेरिकल नहीं हो या फिर कोई भी दूसरा इरेगुलर शेप हो, कुछ ऐसे शेप में, ये ऑब्जेक्ट हम लोगों ने किसी ऐसे इरेगुलर शेप्ड ऑब्जेक्ट में रख दिया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर एक दूसरा गॉसियन सरफेस बनाएंगे जिसका रेडियस विल बी इक्वल टू आर, एंड इस चार्ज को इसके सेंटर पे रख देंगे, चार्ज को इस सेंटर ऑफ दिस, सिंस गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी है, तो इन केस व्हेनेवर वी रिक्वायर इट हम लोग बना तो सकते हैं, तो हम लोगों ने बना दिया, फिर सेंटर पे रख दिया, फिर हमें पता चला कि अगेन विल ट्राई आउट द सेम कैलकुलेशन, रिजल्ट क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही मिलेगा, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। यानी कि आपने
कोई भी शेप के ऑब्जेक्ट में रखा, रेगुलर शेप्ड है या फिर इरेगुलर शेप्ड है, गॉसियन सरफेस बना तो सकते हो इन एवरी केस। तो यहीं से हमें गॉसेस लॉ का जनरल फॉर्म मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है विच इज डिफाइंड एज द क्लोज्ड इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए, ये हमेशा किसके इक्वल होता है, इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं, ये हमेशा द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस, क्योंकि अगर यहाँ पे नेट चार्ज जीरो है तो अगेन इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो जीरो हो गई। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। ये हमेशा होती है कि उस गॉसियन सरफेस के अंदर हमारा एक गॉसियन सरफेस के थ्रू हम लोग राधा इलेक्ट्रिक फ्लक्स बता रहे हैं, नॉट थ्रू दिस स्पेसिफिक बॉडी, राइट। तो उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना नेट चार्ज इंक्लोज्ड है, डिवाइडेड बाय द कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट विच इज नथिंग बट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये जो कांस्टेंट हम लोगों ने 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट देखा था विच वाज 9 × 10 पे पावर 9, यहां से हम लोग ये वाला कांस्टेंट देखते हैं एप्सिलॉन नॉट, ये होता है इक्वल टू 8.854 इंटू 10 पावर -12 यूनिट्स। जस्ट फाइंड दैट आउट, राइट, यूनिट्स तो हो ही जाएगा। सो कोई भी हमारे पास गॉसियन सरफेस हो एनी शेप का, लेकिन उसके थ्रू जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये जब इंटीग्रेशन हम लोग कैरी आउट करते हैं तो वो हमेशा द नेट चार्ज इंक्लोज्ड बाय द सरफेस डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। लेकिन सिंस ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी भी स्पेसिफिक बॉडी के थ्रू बाहर जो है वो नहीं बता रही है, दैट इज द रीजन हमें इन एवरी केस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऐसे नहीं लिख सकते। रादर वो जो हम लोगों ने गॉसियन सरफेस कुछ ऐसा कंसिडर किया है या फिर ऐसा कंसिडर किया है उसके थ्रू इतनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इसीलिए मैंने बताया था कि गॉसेस लॉ हाईली सिमेट्रिक सिचुएशंस में काम करते हैं। सिचुएशन में सिमेट्री है, सिस्टम में सिमेट्री है, तो गॉसेस लॉ आप सीधे अप्लाई कर सकते हो। दैट इज व्हाट आई थिंक। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इजंट अ वेरी यूजफुल क्वांटिटी। ये यूजफुल इसलिए है क्योंकि बाद में हम लोग क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए को क्यू एनक्लोज्ड ओवर एप्सिलॉन नॉट में यूज कर सकते हैं। सिचुएशन में सिमेट्री है, यानी कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ये सिंपल हो जाएगा। यहाँ पे सिमेट्री थी तो हम लोगों ने वेक्टर ई को बाहर ले लिया, क्लोज्ड इंटीग्रल वेक्टर डी ए, बस इंटीग्रल ओवर दिस एंटायर सरफेस हो गया। दैट इज सिमेट्री है तो हम लोगों ने इजीली यहाँ से कर लिया। तो सिंस अब हमें गॉसेस लॉ ऑलरेडी पता है, हमें ये इक्वेशन नहीं भी पता होगा तो हम लोग ये इक्वेशन इजीली निकाल सकते हैं। एज द इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा टाइम्स में 4πr² हो जाएगा इक्वल्स क्यू एनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट 4πr² कोस साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस r पे निकल जाएगी। तो ऐसे कोई भी हमारे पास सिचुएशन हो, अगर सिमेट्री है हम लोग गॉसियन सर्फेसेस रिक्वेड बना सकते हैं, तो गॉसेस लॉ से इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट हो जाएगी एंड हमें वो काइंड की टेडियस कैलकुलेशंस नहीं करनी पड़ेगी जो कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअली करते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशंस देखो 1 by 1 से, आपके पास एक लाइन ऑफ चार्ज है तो वहां से 1 by 1 हम लोग एरिया लेते हैं किसी भी पॉइंट पे, बाद में उसका डिस्टेंस निकालते हैं, देन वी हैव टू इंटीग्रेट अ रियली टेडियस कैलकुलेशन। उसके अलावा गॉसेस लॉ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करें तो ये आता है जब हम लोग कंडक्टर्स की बात करते हैं। एक कंडक्टर बेसिकली यानी कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो कि विच रियली परमिट द मूवमेंट ऑफ चार्जेस थ्रू देम। सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पे होते हैं, सो इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यू विल सी जो भी आप कंडक्टर्स देखोगे, कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट है या फिर हॉलो कंडक्टर है तो उसमें सिंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में ऑब्वियसली चार्जेस रेस्ट पे हैं, तो अगर कंडक्टर्स के अंदर एक नॉन जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है तो उसके अंदर चार्जेस मूव करना स्टार्ट कर देंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करना स्टार्ट कर देंगे इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो हमें नहीं चाहिए। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि कोई भी कंडक्टर हो आपके पास तो इसके अंदर कंडक्टर के इनसाइड द ऑब्जेक्ट हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। एंड सिंस इनसाइड द ऑब्जेक्ट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है तो गॉसेस लॉ से हम लोग उसके लिए प्रूव कर सकते हैं कि इसके अंदर जो नेट चार्ज इंक्लोज्ड होता है वो भी जीरो होता है। तो क्या होगा अगर हम लोगों ने एक नेट एक्सेस चार्ज पुट कर दिया ओवर द कंडक्टर या फिर इनसाइड द कंडक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखने के लिए ये सारे चार्जेस, क्योंकि नेट चार्ज इंक्लोज्ड इनसाइड द सरफेस अभी भी जीरो होना चाहिए, ये गॉसियन सरफेस लेके हम लोग प्रूव कर सकते हैं। बट आई विल टेल यू द रिजल्ट, द कंक्लूजन। इसीलिए क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड को जीरो रखने के लिए सारा चार्ज जो कि आप कंडक्टर की सरफेस पे रखोगे वो इसकी सरफेस पे आ जाएगा। अगर आप अंदर भी रख रही हो ये सारी चार्ज
इसकी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, तो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो, नेट चार्ज इंक्लोज्ड इन द कंडक्टर इज जीरो। रादर क्या होता है कि कंडक्टर के सरफेस पे सारा चार्ज है, तो कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। कंडक्टर के सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है उसकी बात करूं तो अगेन हमें बस यही कैलकुलेशंस गॉसस लॉ अप्लाई करना है, इजीली मिल जाता है। दिस इज नथिंग बट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। एट द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाय में epsilon naught, that is the permittivity of vacuum, जिसकी units I haven't mentioned yet. This can be easily found 8.854 into 10 to the power minus 12 magnitude. तो ये तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, सारे मटेरियल्स के लिए सेम होता है। सो दैट इज ऑल देयर इज टू गॉसस लॉ, जो कि अगेन हम लोगों ने वन शॉट में कवर कर लिया। रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड फंडामेंटल कंसेप्ट। जैसे हमें से मैकेनिक्स में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बहुत ही ज्यादा हेल्प करते हैं, या फिर इन केसेस जैसे मैकेनिक्स में हम लोगों ने देखा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन करते हैं या फिर एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारे प्रिंसिपल्स जितने इंपॉर्टेंट मैकेनिक्स में होते हैं उतने इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म गॉसस लॉ में होता है। And the real beauty of electromagnetism अगर मैं बात करूं, these are the Maxwell's equations. Maxwell's equations to be truly speaking, सिर्फ आपको 4 इक्वेशंस मिलेंगे। 4 इक्वेशंस में आप पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को कवर अप कर सकते हो। एंड गॉसस लॉ इज रियली द फर्स्ट फॉर्म, जो 4 इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल जो कि मैक्सवेल ने दिए थे, ये बेसिकली जो गॉस लॉ है दैट इज नथिंग बट द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मैक्सवेल, द फर्स्ट ऑफ मैक्सवेल्स इक्वेशन। इन 4 इक्वेशन से सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, सारी बोथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स सम अप हो सकती है। सो आफ्टर वी गो थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट आफ्टर दिस हम लोग पोटेंशियल कवर करेंगे एंड कैपेसिटर्स एंड डाइलेक्ट्रिक्स। उसके बाद जब इलेक्ट्रोडायनेमिक्स भी कवर हो जाए, करंट एंड ऑल, उसके बाद फाइनली विल आल्सो गेट टू मैक्सवेल्स इक्वेशंस। So there are some complicated stuff to understand at first, but that was all for today, and thanks to you always, and Jai Hind.